गुड मॉर्निंग अगेन। जनरेटर में टाइप्स ऑफ जनरेटर में अपनों ने जो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर था, डायनेमो था, उसको पढ़ लिया था। चलो आज अपने स्टार्ट करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, या हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर। कल उसके बारे में आपको समझाया था, मैंने कुछ एक बातें बताई थी उसके बारे में, और वही उसकी विशेषताएं थी। सबसे बड़ी विशेषता तो उसकी ये होती है कि बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के, बिना रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के भी वो वोल्टेज उत्पादन कर सकता है। हेडिंग लगा लो, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र। पृथक उत्तेजित दिष्ट धारा जनित्र लिखो। इसमें इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजन, इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजन प्रदान करने के लिए पृथक से डीसी स्रोत की व्यवस्था होती है। पृथक से डीसी स्रोत की व्यवस्था होती है, इसलिए इसे पृथक उत्तेजित जनित्र कहा जाता है। इसलिए इसे पृथक उत्तेजित जनित्र कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग के मध्य फील्ड वाइंडिंग तथा आर्मेचर वाइंडिंग के मध्य कोई भी विद्युतीय संबंध नहीं होता है। कोई भी विद्युतीय संबंध नहीं होता है। विद्युतीय संबंध नहीं होता है, इसलिए फील्ड धारा व आर्मेचर धारा एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। फील्ड धारा व आर्मेचर धारा एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। फील्ड धारा व आर्मेचर धारा एक दूसरे से स्वतंत्र रहती है। पहले देखो, आप लोग इस जनरेटर का सर्किट डायग्राम समझोगे, वहीं से आपके जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं वो यहीं से हो जाते हैं, अगर तो आपको ये समझ में आ जाता है तो। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, एक जनित्र है जिसके आर्मेचर का रेजिस्टेंस इतना है और फील्ड का रेजिस्टेंस इतना है। उस जनित्र के द्वारा अगर 200 वोल्ट ईएमएफ उत्पादन किया जाता है, तो बताइए वो बाहरी प्रतिरोध को कितनी धारा प्रदान करेगा, उसका ईएमएफ कितना होगा, उसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, आर्मेचर लॉस कितने होंगे, लोड पर लॉस कितने होंगे, या टोटल लॉस कितने होंगे, जनरेट पावर कितनी होगी, डेवलप पावर कितनी होगी, वो सारी चीजें अपने को निकाल सकते हैं अपने इससे एक सर्किट डायग्राम से। जिसमें ये अपने पास में क्या है, आर्मेचर, जिसको किससे शो करते हैं, A1 और A2 से। ये फील्ड वाइंडिंग है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को F1 और F2 से शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इसका रेजिस्टेंस होता है उसको अपने किससे लिखते हैं, RA से, और इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको किससे लिखते हैं, IA से। इंटरनल जो वोल्टेज डेवलप होती है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटेड वोल्टेज या EMF बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और बाहर जो मिलती है अपने को वो क्या होती है, डिलीवर वोल्टेज, या फिर इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। डिलीवर का मतलब क्या होता है, बाहर जो अपने को प्रदान होगी या प्राप्त होगी वो टर्मिनल वोल्टेज है। आगे बात समझ में ये, ठीक है। बिना लोड के अगर मैं यहाँ वोल्टेज मापता हूं तो मेरे को कौन सी वोल्टेज प्राप्त होगी, जनरेटेड वोल्टेज ही मिलेगी अपने को, और लोड पर मापूंगा तो कौन सी मिलेगी, टर्मिनल वोल्टेज। आगे बात समझ में ये।
आगे जाके जनरेटर में अपने अभिलक्षण पढ़ने वाले हैं। अभिलक्षण का मतलब होता है VI ग्राफ। क्या होता है? VI ग्राफ। धारा और वोल्टता में ग्राफ खींचना है अपने को, या फिर दो किन्हीं अलग अलग राशियों में ग्राफ खींचकर उनके बीच का संबंध स्थापित करना, ही क्या कहलाता है? VI कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण कहलाते हैं। पहला अभिलक्षण अपने खींचेंगे जिसको बोलते हैं चुंबकीय अभिलक्षण। क्या बोलते हैं? चुंबकीय अभिलक्षण। और चुंबकीय अभिलक्षण का मतलब हो गया फील्ड से। किससे हो गया? फील्ड से। यानी वो खींचा जाएगा फील्ड धारा में और जनरेटेड वोल्टेज में, कि आप फील्ड के फ्लक्स को परिवर्तित करते हो तो ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट जो आते हैं वो आते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक और एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी। इंटरनल के अंदर अगर मैं आपको बोलूं कि कोई जनरेटर इंटरनल के अंदर कौन सी वोल्टेज प्रदर्शित करेगा? टर्मिनल वोल्टेज या ईएमएफ? ईएमएफ, क्योंकि वो उसका इंटरनली जनरेटेड है। और एक्सटर्नल पे यानी बाहर की तरफ क्या दिखाई देगा? टर्मिनल वोल्टेज। और धारा कौन सी होगी? लोड। इंटरनली धारा कौन सी होगी? आर्मेचर और ईएमएफ। तो बोले कि आंतरिक अभिलक्षण खींचो तो आप किसके बीच में खींचोगे? आर्मेचर धारा और जनरेटेड वोल्टेज। और बाहरी अभिलक्षण खींचोगे तो किस में खींचोगे? लोड धारा और टर्मिनल वोल्टेज। आगे बात समझ में? ये पहली चीज इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो फील्ड धारा है और जो आर्मेचर धारा है या जो आपके पास लोड धारा है, उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है। पॉइंट नंबर 1 में जो आपके पास में फील्ड धारा है वो IF के साथ में कोई भी संबंध प्रदर्शित नहीं करती है। यानी IA के साथ में या फिर अपने किसको बोल सकते हैं? IL के साथ में इसका कोई भी संबंध नहीं है। है कोई संबंध? क्या नहीं है। दूसरा पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है IA किसके बराबर है? IL के। है या नहीं है? जितना आपका लोड धारा होगी उतनी ही क्या होगी? आर्मेचर धारा, क्योंकि दोनों एक ही सर्किट में फ्लो हो रही है या नहीं है? ठीक है। तो अपने क्या बोल सकते हैं सेकंड नंबर पर कि लोड धारा बराबर किसके होगी? आर्मेचर धारा के। कौन से सर्किट के लिए? पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर के लिए लोड धारा आर्मेचर धारा के क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि अगर आप लोग इस जनरेटर पर धीरे धीरे लोड को बढ़ाओगे तो आर्मेचर धारा भी क्या होगी? बढ़ेगी, परंतु फील्ड धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फील्ड धारा को कम या अधिक करने के लिए किसका यूज किया गया है? रिहोस्टेट का। पहला संबंध समझ में आ गया। दूसरी बात, दूसरी क्या तीसरी, आर्मेचर के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप है, यानी आर्मेचर जो है वो किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। और कॉपर का रेजिस्टिविटी कितनी होती है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू में मीटर। ये प्रतिरोधकता होती है। किसकी होती है? ये तांबे की प्रतिरोधकता होती है। अब तांबे की ये प्रतिरोधकता है प्लस उसकी लंबाई भी है या नहीं है? तो अगर लंबाई और प्रतिरोधकता दोनों है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस है या नहीं है? और रेजिस्टेंस है तो वो वोल्टेज ड्रॉप भी करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि आर्मेचर की आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? वोल्टेज ड्रॉप बराबर, या इसको ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? VA बराबर IA इंटू में RA। समझ आ गई बात सभी को? देखो वोल्टेज ड्रॉप को अपने क्या क्या बोलते हैं? वोल्टेज ड्रॉप बराबर इसको हिंदी में बोलते हैं वोल्टता की खपत, या फिर अपने इसको क्या बोल सकते हैं? IR ड्रॉप। क्या बोल सकते हैं? IR ड्रॉप। समझ में आ गई बात? ये अगर किसी रेजिस्टेंस में धारा गुजारी जाएगी तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? वोल्टेज की ड्रॉप करेगा। करेगा या नहीं करेगा? ओम के नियम से ये तो पढ़ते हैं हमने, V बराबर I इंटू में R। फिर थर्ड, टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर क्या होगा अपने पास में? IL इंटू में टर्मिनल वोल्टेज क्या है? लोड रेजिस्टेंस और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा। यही तो चीज है अपने पास में। ठीक है। तो अपनों ने क्या लिख दिया? VT बराबर IL इंटू में RL। कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है। उसके बाद में ये बात समझ में आई? ईएमएफ तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध। क्लियर है चीज सभी को? ईएमएफ तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध। अब देखो
यहां से अगर आपको समझना है तो कौन सा नियम लगा सकते हैं अपने इसके अंदर, KVL। कौन सा नियम लगाते हैं, KVL, किरचॉफ का वोल्टेज ड्रॉप नियम। एक वोल्टेज ड्रॉप यहां पर है या नहीं है, इसको आप सेल मान सकते हो। क्या मान सकते हो, सेल, और उसका आंतरिक प्रतिरोध। जब वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे अपने ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टता में संबंध, तो ईएमएफ सबसे बड़ा होता है VT प्लस में IA इंटू में RA। नोट कर लो, ये नोट कर लो आप। फील्ड धारा RH, यहां इसका नॉट इक्वल, मतलब दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। कंप्लीट है। उसके बाद लिखो पॉइंट लिख दो। पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र, पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र की फील्ड धारा या फील्ड का फ्लक्स शून्य भार से पूर्ण भार तक, शून्य भार से पूर्ण भार तक लगभग स्थिर रहता है। शून्य भार से पूर्ण भार तक लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि भार बढ़ने पर, फील्ड के फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फील्ड के फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए यह जनित्र शंट जनित्र जैसे अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। शंट जनित्र जैसे अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट लिखो, इस जनित्र पर जब लोड को बढ़ाया जाता है तो
टर्मिनल वोल्टता में कुछ कमी आती है, टर्मिनल वोल्टता में कुछ कमी आती है। और वो लाइन लिखवा दी मैंने, बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता उत्पादन कर देता है। लिखवा दी थी ना ये लाइन मैंने, नहीं लिखवाई? लिखो, यह जनित्र लिखवाई थी ना, पृथक से उत्तेजित होने के कारण बिना अवशिष्ट चुंबकत्व के भी वोल्टता उत्पादित कर देता है। लिखवा दी थी ये लाइन मैंने, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको इतनी बात समझ में आ गई ना सभी को। अब कुछ एक चीज है वो और समझना, चाहे नोट में लिख लेना, चाहे कैसे भी लिख लेना। कोई भी जनरेटर जो है उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस जितना होगा, इधर सुनो सारे बच्चे, आर्मेचर रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसका ईएमएफ उतना ही, सॉरी, टर्मिनल वोल्टता उतनी कम मिलेगी। आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्यों बताओ मेरे को? क्योंकि आपको पता है कि जो ड्रॉप्स होंगे वो ज्यादा होंगे। ड्रॉप्स क्या होंगे? ज्यादा। आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज्यादा तो आर्मेचर ड्रॉप ज्यादा करेगा, और ड्रॉप ज्यादा करेगा आर्मेचर तो आपका ईएमएफ जो है उसमें से ये चीज ज्यादा घटानी पड़ेगी अपने को। देखो ये कैसे आया, समझो इस चीज को। इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब इसको कैसे शो करते हैं अपने, वो बनाता हूं मैं। देखो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर क्या आपको ये एक सेल नहीं दिखाई दे रहा जो ईएमएफ उत्पादित करता है? और ये इस सेल का क्या हो गया? आंतरिक प्रतिरोध, जिसको किससे लिख दिया अपनों ने? RA से। किससे लिख दिया? RA से। ये जो अपने पास है इसको क्या बोलते हैं अपने? ईएमएफ। और बाहर अपनों ने क्या लगा दिया? एक लोड लगा दिया जिसको अपने क्या बोल देते हैं? RL। ठीक है, ये लोड के अंदर से प्रवाहित हो रही है धारा IA और IR को छोड़ दो एक बार, अपने पास सिर्फ क्या है? I धारा प्रवाहित हो रही है। चलो इसको IA मान लेते हैं, ये इसके द्वारा प्रवाहित हो रही धारा है। ठीक है, अब देखो किरचॉफ के KVL नियम से, कौन सा नियम लगाना है? KVL, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का नियम लगेगा। क्या नोड लग सकता है क्या यहाँ पर? नोड है क्या यहाँ पर? है ही नहीं नोड यहाँ पर। नोड वहां पर होती है जहां धारा को एक से अधिक मार्ग है, यहाँ तो धारा को क्या है? एक ही मार्ग है, इसलिए नोड एनालिसिस तो नहीं लग सकता। KVL लगाओ। KVL का नियम क्या होता है? E माइनस IR बराबर में 0, यानी जितनी वोल्टता उत्पन्न होगी वो वोल्टता ड्रॉप के क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वोल्टता उत्पन्न कितनी हो रही है? E, तो मैं इसको क्या बोल देता हूं? E माइनस IR के रूप में, एक तो ये है अपने पास में, है या नहीं है? IR के रूप में ये है ना अपने पास, इसको क्या बोल देते हैं? IA इंटू में RA। बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं? ठीक है, उसके बाद में आगे धारा इसमें गई तो माइनस में क्या लिख सकता हूं? IL इंटू में RL। टोटल वोल्टेज ये है या नहीं है? बाकी सारे इसमें से घटेंगे ही, घटेंगे नहीं घटेंगे? ड्रॉप सारे किस में आते हैं? माइनस के अंदर, लेकिन वो भी एक रूल होता है। ड्रॉप सारे माइनस में आते हैं, उसका एक रूल होता है। अगर करंट किसी रेजिस्टेंस में इधर से एंटर कर रही है प्लस की तरफ से, रेजिस्टेंस में भी तो ये प्लस और माइनस है, अगर इधर से एंटर करेगी तो माइनस आएगा, और इधर से एंटर करेगी तो क्या आएगा? प्लस आएगा। लेकिन वो आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो जरूरत समझने की होती है बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स को। तुम्हारे को सिर्फ इतना पता होना चाहिए केवीएल लगता कैसे है। E माइनस IR बराबर 0। क्लियर है चीज सभी को? यहां से E माइनस IR को क्या लिख सकते हैं? VA माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? VT बराबर क्या है? 0। अब कैसे आए देखो, टोटल वोल्टेज कितनी उत्पन्न हुई? 200 में से आर्मेचर ने कितनी ड्रॉप करी? 10 वोल्ट में से टोटल कितनी मिली? 190। देखो 190 और 10 कितने हो गए? 200। 200 माइनस 200 कितना हो गया? 0। केवीएल का नियम सही है या गलत है? सही है ना ये? तो वोल्टता, उत्पादित वोल्टता जो है वो ड्रॉप वोल्टता के बराबर हो जाए तो वो केवीएल का नियम होता है। अब बराबर कर देते हैं इस चीज को। जब बराबर करेंगे अपने तो अपने पास क्या आ जाएगा? E बराबर, ये दोनों माइनस के उधर जाके किसी हो जाएंगे? प्लस के। तो क्या आ जाएगा? VA प्लस में इंटू में VL, यही अपने पास, या VT मान लो टर्मिनल वोल्टेज। इसको अपने अलग कर देते हैं। E बराबर VT प्लस में IA इंटू में RA। इसको वापस खोल लिया मैंने, तो ये समीकरण यहीं से आ गई ना, देख लो। वास्तव में ये किसके नियम से आई है? किरचॉफ के वोल्टेज ड्रॉप नियम से आई है। ये समीकरण है डीसी, पृथक उत्तेजित जनित्र जो है उसकी विद्युत वाहक बल समीकरण। क्या है ये? पृथक उत्तेजित डीसी जनित्र की विद्युत वाहक बल समीकरण। अब रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो टर्मिनल वोल्टता है वो क्या होती जाएगी? घटती चली जाएगी, क्योंकि ड्रॉप्स जनरेटर में बढ़ जाएंगे। इसलिए आर्मेचर प्रतिरोध का मान क्या रखा जाता है? कम रखा जाता है। कितना? 0 से 1 ओम।
के बीच में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं ये आपको बोल देता हूं कि जनरेटर पर आप लोग लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाओ, आरएल को बढ़ाते जाओ, तब भी टर्मिनल वोल्टता क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। उसका रीजन पता है आप सभी को क्या है? देखो, वोल्टेज ड्रॉप V बराबर क्या होता है, I इंटू में R। कितने बच्चों को ये नहीं पता? पता है सभी को ये? किसी रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप को कैसे निकाल सकते हो आप? V बराबर I इंटू में R। कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस है और उसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने बोला कोई 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी वोल्टेज ड्रॉप कितनी आएगी? कितनी आएगी? V बराबर I इंटू आर, 10 वोल्ट। V बराबर I इंटू आर होता है। कितनी वोल्ट खपत करेगा ये? 20 वोल्ट। विभवांतर कितना आ गया? 20 वोल्ट। अब देखो यहां से अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तब भी क्या बढ़ेगी? वोल्टेज ड्रॉप। तब मैंने किसको कांस्टेंट किया है? धारा को। और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट करके अगर मैं धारा को बढ़ाता हूं तब भी क्या बढ़ेगी? सिंपल सी बात है ना ये। अगर जनरेटर के ऊपर लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा, लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाया जाएगा तो आपके पास में कौन सी धारा बढ़ेगी? लोड धारा। और जब लोड धारा बढ़ेगी तो कौन सी धारा बढ़ेगी? आर्मेचर धारा। और आर्मेचर धारा किस में से गुजर रही है? आर्मेचर प्रतिरोध में से गुजर रही है। तो वो बढ़ेगी तो आपका ड्रॉप भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ठीक है, समझा सकता हूं, बताऊं कैसे बढ़ेगा? ठीक है, ये नोट हो गया सभी का। 2 चीजें और नोट करनी है आपको। नंबर 1, ये कितने नंबर आ गए? 5 नंबर। जनरेटेड पावर, या इसको बोल सकते हैं उत्पादित शक्ति। उत्पादित शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? P बराबर V इंटू में I। जनरेटेड कहां होती है? आर्मेचर में होती है। इधर देख लो, नोट मत करो, पहले लिखने की लगी रहती है स्पीड से, बस पहले समझ लो ना, लिख लेना। फिर जनरेटेड वोल्टेज क्या होती है? EMF। और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या है अपने पास में? IA। तो जनरेटेड वोल्टेज को अपने किससे ले लेते हैं? पावर निकाली है ना अपने को। P डेवलप बराबर E इंटू में IA। P बराबर V इंटू I, यही तो होता है। क्या होता है? P बराबर V इंटू I। लेकिन ये कहां पर है? आर्मेचर पे, क्योंकि आर्मेचर पावर डेवलप करेगा पहले और फिर ही तो आपकी वो देगा। आप जनरेटर में, मेरे बात सुनो, आप एक जनरेटर लेके आते हो 5 किलोवाट का, इसका मतलब क्या है? आप एक जनरेटर लाते हो 5 किलोवाट का, इसका मतलब क्या है? उसकी डेवलप पावर कितनी है? 5 किलोवाट। क्या लोड को भी 5 किलोवाट देगा क्या? वो नहीं देगा। ऑब्वियसली लोड को क्या देगा? कम देगा, क्योंकि बीच में क्या करेंगे? लॉस, कुछ पावर लॉस आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी तो करेगा ना। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं? दूसरी पावर निकाल देते हैं जिसको बोलते हैं डिलीवर पावर। डिलीवर्ड का पावर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको सप्लाई पावर। मतलब जो लोड पर जाएगी शक्ति खपत, जो लोड के द्वारा होगी, उसको अपने लिख देते हैं, इसको P1 से लिख देते हैं, इसको P2 से, बराबर V इंटू में IL या IL या IA। बात एक ही है क्योंकि दोनों क्या है इसके अंदर? बराबर है। इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको एक एग्जांपल से ये चीज करवाता हूं। अब ये मत सोचना कि हिंदी तो सर ने बहुत कम लिखाई है, ये इक्वेशन लिखा दी सारी। अब ये इक्वेशन जो दिखाई दे रही है ना आपको, ये हिंदी है आपकी, पहली हिंदी की लाइन या पहला स्टेटमेंट। पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में फील्ड धारा और आर्मेचर धारा में कोई संबंध नहीं होता, पहला स्टेटमेंट था ये। दूसरा स्टेटमेंट, पृथक उत्तेजित डीसी जनरेटर में लोड धारा और आर्मेचर धारा बराबर होती है, ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तीसरा स्टेटमेंट, आर्मेचर के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप का मान बहुत कम होता है क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0 से 1 ओम के बीच में होता है। फिर संपूर्ण या सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप बाहरी प्रतिरोध के द्वारा किया जाता है, जिसको टर्मिनल वोल्टता के रूप में लिया जाता है। फिर ये ईएमएफ तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध हो गया। ये सारी लाइनें हैं हिंदी में लिखी हुई है, ये आपको पढ़ना है इसको इसी तरीके से। समझ में आ रही है बात? ये आपको पढ़ना है इसी तरीके से कि ये लाइन लिखी हुई है यहां पर बस। फिर अपने एक क्वेश्चन उठाते हैं और आपको ये चीज समझाते हैं कि कैसे ये चीजें निकलती है। देखो, हो गया नोट ये दोनों समीकरण? चलो नोट करने के बाद में समझना इसको, एक जनरेटर और हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों नोट करने, वो तो कर लिया आपने।
करो क्वेश्चन। मान लो अपने पास ये 200 वोल्ट जनरेट करता है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है, यहां लिख देता हूं मैं 200 वोल्ट। कितनी लिख देता हूं? 200 वोल्ट। और आर्मेचर जो है उसका रेजिस्टेंस मैं बोल देता हूं 0.5 ओम। 0 से 1 के बीच में ही है ये, ठीक है। और बाहरी जो रेजिस्टेंस है चलो बाहरी रेजिस्टेंस को छोड़, अपने सीधी वोल्टेज ही निकाल लेंगे, वरना फिर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, इनको प्लस में जोड़ना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस जुड़ेगा ना, ये प्लस में आ जाएगा। एक बार देखो इधर, यहां पर टोटल वोल्टेज कितनी जनरेट हो रही है? 200 वोल्ट। अगर 200 वोल्ट जनरेट हो रही है तो आर्मेचर के अंदर कितनी जाएगी? 200 वोल्ट ही जाएगी। तो आर्मेचर धारा कितनी आएगी? आर्मेचर धारा निकालनी आती है सभी को। IA बराबर में आर, आई बराबर क्या होता है? V बटे आर, V बटे में RA। V कितना है अपने पास में? कितना है? RA कितना है? ऊपर कितना चला जाएगा? कितना आ जाएगा? 400 एम्पियर। कितने एम्पियर आ जाएगी? 400 एम्पियर। अब देखो, एक नंबर बात पर आ जाओ। इस जनरेटर में अगर आर्मेचर धारा 400 एम्पियर है तो लोड धारा भी कितनी है? लोड धारा भी कितनी है? 400 एम्पियर। तो लोड धारा कितनी होगी अपने पास में? 400 एम्पियर। समझ में आ गई बात? दोनों क्या है? बराबर। 2 नंबर बात, अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोग आर्मेचर ड्रॉप निकालो, ये है अपने पास आर्मेचर ड्रॉप, कितना आएगा बताओ? आर्मेचर ड्रॉप निकालें तो कितना आएगा अपने सामने? आर्मेचर ड्रॉप कितना आएगा? IA का मान कितना है? 400 इंटू में 0.5, 1 पॉइंट हटेगा 0, ये आ गया 4 5 20। कितनी आएगी? कितनी आ जाएगी? 200 वोल्ट। ड्रॉप कर रहा है 200 वोल्ट, वो तो जनरेटेड वोल्टेज ही आ गई है ना। नहीं नहीं, यहां रेजिस्टेंस लेना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि ये सीरीज में आ गए ना दोनों। चलो एक बार मैं सीधा ही बता देता हूं आपको। 200 वोल्ट है टोटल EMF, 190 वोल्ट अपने पास किसके पास गया? टर्मिनल वोल्टेज के पास में। और आर्मेचर ने कितना ड्रॉप कर लिया? 10 वोल्ट। सीधा एग्जांपल जो बता रहा हूं वो चीज देखो अपने पास, ठीक है। बाद में तो ये आपके सामने ये रेजिस्टेंस आएंगे ना दोनों, जब आर का रेजिस्टेंस और ये दोनों रेजिस्टेंस आपको मिल जाएंगे तो दोनों को सीरीज में जोड़ के फिर धारा निकलेगी अपने पास। तब धारा का मान 400 नहीं आएगा, तब 400 से क्या आ जाएगा? कम आएगा बहुत। और अपने को भी पता है धारा 400 एम्पियर कोई भी जनरेटर नहीं लेता है, इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो यहां पर कोई जनरेटर है, क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि 200 वोल्ट उत्पन्न करता है और बाहरी परिपथ को 190 वोल्ट प्रदान करता है। 10 वोल्ट यदि आर्मेचर के द्वारा ड्रॉप किया जाए तो उसकी कौन सी पावर निकालो? डिलीवर पावर निकालो और डेवलप पावर निकालो। डेवलप पावर कितनी आएगी उसकी? यहां से E माइनस E इंटू में IA। E कितना है? 200। और आर्मेचर धारा अपने मान लेते हैं कि मेरे पास में कितने एम्पियर है? 20 एम्पियर है। आर्मेचर धारा कितनी है? 20 एम्पियर। सपोज कर लेते हैं 20 एम्पियर है, तो पूरे परिपथ के लिए कितनी होगी वो? 20 एम्पियर। ये समझा रहा हूं मैं आपको कि कौन सी पावर ज्यादा होती है और कौन सी कम होती है। ये पावर अपने पास में क्या आ जाएगी? 200 इंटू में 20, कितना आ जाएगा यहां पर? 8000, 4000 वाट। कितने आ जाएगी? 4000 वाट। ये पावर कौन सी है? जो आर्मेचर ने डेवलप की। और बाहर कितनी पावर जा रही है? डिलीवर पावर कितनी आ रही है अपने पास में? 190 इंटू में कितना एम्पियर आ जाएगा? 20। कितनी आ रही है? 3800 वाट। बाहर कितनी जा रही है? 3800 वाट। तो आर्मेचर के द्वारा पावर लॉस कितना हो गया? लॉसेस निकालने के लिए अपने क्या करते हैं? 4000 में जनरेटेड वोल्टेज माइनस में डिलीवर वोल्टेज कितनी है? 3800 बराबर कितनी आ जाएगी? 200 वाट। 200 वाट के क्या हो गए? लॉस। आर्मेचर गर्म होता है नहीं होता है चलता है जब, वो हीट लॉस हो गए किसके कारण? आर्मेचर के प्रतिरोध के पावर लॉस के कारण। ये होती है डिलीवर पावर और डेवलप पावर। और अपने कहते हैं कि डिलीवर पावर का मान हमेशा कम होता है किससे? डेवलप पावर से। क्यों? क्योंकि जनरेटर जो होता है उसके अंदर EMF का मान अधिक होता है और टर्मिनल वोल्टता का मान कम होता है, ठीक है। नोट में लिखो ये चीज, 2-3 चीजें वो लिख दो नोट के अंदर। लिखो नोट के अंदर 2-3 चीजें हैं वो लिख दो आप लोग। 1 नंबर बात लिखो,
लिखो, यदि ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक है, ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक है, तो यह युक्ति जनित्र कहलाती है। यदि टर्मिनल वोल्टता का ईएमएफ का मान टर्मिनल वोल्टता से अधिक है, तो यह युक्ति जनरेटर कहलाती है, जनरेटर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी जनित्र में टर्मिनल वोल्टता का मान यदि किसी जनित्र में टर्मिनल वोल्टता का मान ईएमएफ के बराबर हो जाए, ईएमएफ के बराबर हो जाए, तो वह आदर्श जनित्र कहलाता है, तो वह आदर्श जनित्र कहलाता है, तो वह आदर्श जनित्र कहलाता है। फिर नेक्स्ट, यदि किसी जनित्र में टर्मिनल वोल्टता का मान अधिक, यदि किसी जनित्र में टर्मिनल वोल्टता का मान अधिक व ईएमएफ का मान कम हो जाए, ईएमएफ का मान कम हो जाए, तो वह युक्ति मोटर कहलाती है, वह युक्ति मोटर कहलाती है, वह युक्ति मोटर कहलाती है। 3 चीजें लिखाई है मैंने। पहली चीज, ईएमएफ का मान ज्यादा है और टर्मिनल वोल्टता का मान कम है, तो ये क्या है? जनरेटर। आगे इसको बोल देंगे जनरेटिंग मोड। मोटरों के अंदर जनरेटिंग मोड आता है ना, जब मोटर जनरेटर की तरह व्यवहार करती है, उस केस में क्या होता है? ईएमएफ का मान ज्यादा और टर्मिनल वोल्टता का मान कम हो जाता है। मोटर के लिए यही कहानी आएगी, लेकिन ईएमएफ का मान तो ज्यादा ही होता है। देखो कैसे होता है, मैं बताता हूं। जनरेटर है कोई भी, जनरेटर है कोई भी, ये जनरेटर मान लो, यहां पर अपने पास में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है अपने पास में। किसी भी जनरेटर के अंदर एन डी फाई अपॉन में dt पढ़ते हैं अपने। जब किसी जनरेटर या किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो वो क्या करता है? ईएमएफ उत्पादन करता है, मतलब ईएमएफ उत्पादन करता है वो। इस आर्मेचर के द्वारा फ्लक्स का परिवर्तन करके जो वोल्टेज बनाई जाएगी वो क्या है? ईएमएफ है, वो कुल वोल्टेज है। उसके बाद में ये जो ईएमएफ है ये किसकी तरफ जाता है? बाहरी परिपथ को मिलता है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ लॉसेस तो है ना। वही बात हो गई कि जब सरकार बनती है, ये मान लो कोई भी अपने आज नॉर्मल करप्शन की बात करते हैं, कोई भी किसी भी चीज के लिए जब कोई फंड निकलता है, फंड समझते हो, टेंडर पास होता है, उसको इतना मिलता है फंड ऊपर वाले अधिकारी को, फिर वो अपनी लॉस करता है उसमें से, फिर वो फंड इतना रह जाता है, फिर आगे वाले अधिकारी और करते हैं, फिर वो इतना रह जाता है। तो लॉस बढ़ते हैं और फंड क्या होता है? धीरे धीरे कम होता है, और जिस कार्य में वो लगना होता है वहां पर वो इतना सा रह जाता है। आगे बात समझ में? वही चीज होती है आर्मेचर में, जो जनरेटेड हुई वो फुल वोल्टेज होती है, जिसको अपने विद्युत वाहक बल बोलते हैं। किसमें? हाँ, तो वो लॉस ही तो घटाने हैं ना उसमें से, वो लॉस ही घटाते हैं। वो लॉस आपको तब नहीं मिलेगा जब लोड नहीं है, वो लॉस आपको तब मिलेगा जब लोड है, क्योंकि धारा तो तभी बहेगी ना। और लोड कौन प्रदर्शित करती है? धारा प्रदर्शित करती है। आई स्क्वायर आर के रूप में ले लो, चाहे आई ए इंटू में आर ए के रूप में ले लो। जब तक धारा नहीं बहेगी तब तक लॉसेस नहीं होंगे। उस कंडीशन में ईएमएफ का मान ज्यादा ही है अपने पास, है या नहीं है? लेकिन मोटर में ये कहानी उल्टी होती है। क्यों होती है उल्टी बताओ? क्योंकि मोटर में अपने सप्लाई बाहर से देते हैं, तो टर्मिनल वोल्टता ज्यादा होती है और ईएमएफ क्या होता है? कम। वही बात होगी, बाहर से कितने देंगे? 200, तो ये 10 तो ड्रॉप हो गए ना। अब चाहे इधर से आए तो भी 10 ड्रॉप और इधर से आए तब भी 10 ड्रॉप, तो यहां पर अब कितनी पहुंचेगी? 190।
तो अब ईएमएफ का मान कम हो गया और टर्मिनल वोल्टता का मान ज्यादा हो गया, वो मोटर हो गई। जब दोनों का मान बराबर हो जाए उस कंडीशन में लॉस नहीं है। इनपुट और आउटपुट बराबर होने का मतलब क्या है? लॉस नहीं है। और लॉस नहीं है तो वो जनरेटर क्या है? आदर्श जनरेटर है। लॉस नहीं होने का मतलब जनरेटर आदर्श जनरेटर है। और आगे एक और पॉइंट लिख देना, एक आदर्श जनरेटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य, एक आदर्श जनरेटर का आंतरिक प्रतिरोध शून्य के बराबर लिया जाता है। आंतरिक प्रतिरोध में आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, शून्य के बराबर लिया जाता है। अच्छा, अभिलक्षण तो सारे जनरेटरों के साथ में पढ़ लेंगे। अभिलक्षण समझते हैं ना अपने, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक वो सारे जनरेटरों को एक साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लगा लो आप, डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी श्रेणी जनरेटर। उपयोग भी साथ में कराऊंगा, उपयोग में टेबल बनाऊंगा, सारणी एक बस खाली, वो आपको याद रखनी है। सेकंड जनरेटर आता है जो किसका प्रकार है? स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर का। स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर का प्रकार है ये, हेडिंग लगा लो डीसी सीरीज जनरेटर। लिखो इसमें, यह स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर, यह स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर का एक प्रकार है दूसरा पॉइंट, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग के रूप में, इस जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग के रूप में सीरीज श्रेणी वाइंडिंग को लिया जाता है। श्रेणी वाइंडिंग को लिया जाता है जो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में स्थापित की जाती है। नेक्स्ट लिखो, श्रेणी वाइंडिंग को उत्तेजन स्वतः ही आर्मेचर से प्राप्त होता है। श्रेणी वाइंडिंग को उत्तेजन आर्मेचर से स्वतः ही प्राप्त होता है, इसलिए इस जनरेटर को स्वतः उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। इसलिए इस जनरेटर को स्वतः उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। स्वतः उत्तेजित जनरेटर कहा जाता है। समझ में आ गई बात ये? अब देखो, दोनों इलेक्ट्रिकली जुड़ गई। जब आर्मेचर को लोड से जोड़ेंगे, आर्मेचर धारा प्रवाहित होगी तो एक्साइटेशन कहां से मिल जाएगा इसको? आर्मेचर से। लेकिन उससे पहले इसमें क्या होना जरूरी है? अवशिष्ट चुंबकत्व। अगर अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो आप लोड से जोड़ो रखो, धारा प्रवाह नहीं होगी। समझ में आ गई बात ये? क्योंकि स्टार्टिंग वोल्टेज बनाना जरूरी होता है। तो ये जनरेटर ऐसे जनरेटर हैं जो अवशिष्ट चुंबकत्व की अनुपस्थिति में वोल्टता का उत्पादन नहीं करेंगे। ठीक है, लिख दो ये पॉइंट भी। लिखो, स्वतः उत्तेजित डीसी जनरेटर, स्वतः उत्तेजित डीसी जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना वोल्टता का उत्पादन नहीं करते हैं।
वोल्टता का उत्पादन नहीं करते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व की सहायता से ये अधिकतम 3 से 6 या 6 से 10 वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। 3 से 6 या 6 से 10 वोल्ट उत्पन्न कर सकते हैं। 6 से 10। अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन, अपने ये बोलते हैं कि डीसी सीरीज जनरेटर को बिना लोड के अगर चलाएंगे तो ये वोल्ट का उत्पादन नहीं करता। बोलते हैं ना ये बात अपने, क्या नहीं करता? क्या मुझे बता दो आप। करता है, लेकिन कितने उत्पन्न करता है? 3 से 6 या 6 से 10 वोल्ट। वोल्ट का उत्पादन न करने का कारण क्या होता है इसका पता है आपको? जब लोड नहीं होगा तो आर्मेचर की धारा नहीं होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम परिपथ है। कौन सा परिपथ है? श्रेणी क्रम। जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब आपके पास में आर्मेचर धारा नहीं होगी तो कौन सी धारा नहीं होगी? सीरीज धारा। तो सीरीज का फ्लक्स भी नहीं होगा। जब फील्ड का फ्लक्स ही नहीं होगा तो परिवर्तन कैसे होगा? समझ में आ गई बात ये। लेकिन क्या इसके फील्ड का फ्लक्स शून्य होता है क्या? कभी नहीं होता, क्योंकि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व है। उसके कारण कुछ तो फ्लक्स है ना अपने पास में, तो उसी फ्लक्स का परिवर्तन करके ये 8 से 10 या 6 से 10 या 10 वोल्ट तो उत्पादन कर ही लेगा, नो लोड पर भी। आगे बात समझ में? ये कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा कौन सा जनरेटर है जो नो लोड पर वोल्टता उत्पादन नहीं करता? तो आप क्या बोलोगे? सीरीज जनरेटर। और आ जाए कि सीरीज जनरेटर नो लोड पर वोल्टेज उत्पादन करता है, पहले बहुत 0 वोल्ट का उत्पादन करता है, दूसरे में ऑप्शन आ जाए 3 से 6 वोल्ट, तो आप किसको सही करोगे? 3 से 6 वोल्ट को सही करोगे। वहां पर 0 नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते आप 0 वहां पर? क्योंकि आपके पास में क्या है? अवशिष्ट चुंबकत्व है। ये जनरेटर जो है इसका डायग्राम दिख रहा है सभी को। इस डायग्राम के अंदर ये क्या है अपने पास में? आर्मेचर वाइंडिंग। ये क्या है? सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग जो है उसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको अपने किससे लिख देते हैं? ISE से। लोड में जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसको IL से, और आर्मेचर तो प्रवाहित होने वाला है उसको IA से। ये सर्किट कैसा है आपके सामने? सीरीज सर्किट है। सर्किट कैसा है? सीरीज सर्किट। इसलिए अपने ये बोल सकते हैं कि इस जनरेटर में आर्मेचर धारा बराबर होगी सीरीज धारा के, और सीरीज धारा बराबर होगी किसके? लोड धारा के। समझ में आ गई बात? ये जितनी लोड धारा मत लिखो अभी, जितनी लोड धारा उतनी ही सीरीज धारा और उतनी ही आर्मेचर धारा। समझ में आ गई बात? ये ठीक है। दूसरी बात ये कि यह जनरेटर जो होता है, यह जनरेटर नो लोड पर ईएमएफ का मान क्या होता है? 0। मतलब नो लोड पर यह वोल्ट उत्पादन नहीं करता है, परंतु अवशिष्ट चुंबकत्व होने के कारण कितनी उत्पन्न कर देगा? 6 से 10 वोल्ट। ये लिखवाऊंगा नहीं लाइन में, क्योंकि ये आप खुद को पता होना चाहिए। आगे मेरी बात समझ में? ये ठीक है। फिर लिखने लग गए। उसके बाद में 2 नंबर बात, अगर मैं आपको बोलूं लोड धारा निकालो, निकाल सकते हो ना आप तो सारे आराम से। लोड धारा कैसे निकलेगी? लोड का रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टता। लोड का रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टता से ईएमएफ तथा टर्मिनल वोल्टता में संबंध बता सकते हो। अब तो वही फॉर्मूला E माइनस IR बराबर क्या होता है? 0 के। समझा देता हूं। अब यहां पर कितने ड्रॉप्स हैं अपने पास? पहले तो जनरेटर वोल्टेज, फिर आर्मेचर ड्रॉप, फिर सीरीज के ड्रॉप, और फिर किसके ड्रॉप आ जाएंगे? किसके ड्रॉप आ जाएंगे? किसके ड्रॉप आ जाएंगे? लोड के ड्रॉप। पहले ड्रॉप ही लिख देता हूं फिर मैं। आर्मेचर ड्रॉप को किससे लिखेंगे? IA इंटू में RA। इसमें बहुत चीजें आएंगी। फिर सीरीज के ड्रॉप, इसको किससे लिखेंगे? ISE इंटू में RSE। 4 नंबर टर्मिनल वोल्टेज बाद में। आर्मेचर कॉपर लॉस IA की स्क्वायर इंटू में RA। सीरीज कॉपर लॉस ISE की स्क्वायर इंटू में RSE। कॉपर लॉस तो करेगी ना वाइंडिंग,
दोनों ही वाइंडिंग है ना, जब दोनों ही वाइंडिंग है तो ताम्र हानियां तो दोनों में ही होंगी, होंगी या नहीं होगी। पूछा जाए डीसी जनरेटर में ताम्र हानियां होती है आर्मेचर में या फील्ड में, दोनों में होती है। और पूछा जाए डीसी जनरेटर में लो हानियां होती है आर्मेचर में, फील्ड में लो हानियां कम होती है क्योंकि फील्ड में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, आर्मेचर में फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि आर्मेचर क्या उत्पादन करता है, एसी का उत्पादन करता है। ये आगे हानियों में आ जाएगा। क्या ये पांचों बातें आपको समझ में नहीं आई? पहली बात क्या है, धारा बराबर क्योंकि श्रेणी क्रम परिपथ है। दूसरी बात, आर्मेचर के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर की धारा इंटू में आर्मेचर का रेजिस्टेंस, सीरीज के द्वारा वोल्टेज ड्रॉप, सीरीज की धारा इंटू में सीरीज का रेजिस्टेंस, आर्मेचर के द्वारा कॉपर लॉस, आर्मेचर की स्क्वायर इंटू में आर, क्योंकि कॉपर लॉस को लिया जाता है आई स्क्वायर इंटू में आर से। अगर आपको आर्मेचर धारा मिल जाए सपोज करो, तो आप सारी चीज निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो? आर्मेचर धारा मिल जाएगी तो आप ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे, ये भी निकाल लोगे और ये भी निकल जाएगा। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, क्योंकि आर्मेचर धारा जितनी होगी उतनी सारी धाराएं होंगी। उसके बाद में 6 नंबर टर्मिनल वोल्टेज, वो कितनी हो जाएगी? VT बराबर IL इंटू में RL, यही होती है, या V बराबर IL इंटू में RL। अब IL का पता है, बाहरी प्रतिरोध का पता है, तो उसकी ड्रॉप भी निकल जाएगी। ये सारी चीज समझ में आ गई। डेवलप पावर डिलीवर पावर लिख दोगे अब अपने आप। डेवलप पावर कितनी आएगी? EG इंटू में IA, और डिलीवर पावर कितनी आ जाएगी? VT इंटू में IL। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब यहां से मुझे बताओ, अब बता दो आप लोग, VT व EMF में संबंध। पहले मैं बता देता हूं, फिर यहां सीधा लिख दूंगा, यहां समझना। लगा दूं केवीएल नियम। अब यहां पर केवीएल नियम के अनुसार सबसे बड़ी वोल्टेज क्या होती है? EMF। EMF माइनस में क्या आएगा? सबसे पहले IA इंटू में RA, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस है। फिर माइनस में क्या आ जाएगा? ISC इंटू में RSC। फिर माइनस में क्या आ जाएगा? IL इंटू में RL। फिर माइनस में क्या आ जाएगा? ब्रुश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। क्या आ जाएगा? ब्रुश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। ब्रुशों का जो संपर्क प्रतिरोध होता है, मैंने बताया था आपको, जिसको कम करने के लिए ब्रुशों पर क्या लगाया जाता है? दबाव, स्प्रिंग लगाई जाती है। वो भी तो रेजिस्टेंस है एक प्रकार से, तो वो भी तो वोल्टेज ड्रॉप करता है। 1 वोल्ट ड्रॉप करता है एक ब्रुश। कितनी ड्रॉप करता है एक ब्रुश? 1 वोल्ट। टेबल बनी हुई है नोट्स के अंदर, 1-2 दिन में नोट्स मिल जाएंगे आपको। मैं सोचता हूं जितने ज्यादा मिले उतने बेनिफिट है। उनमें आपको टेबल में नोट्स में लिखा हुआ है कि कार्बन का ब्रुश कितनी ड्रॉप करता है, ग्रेफाइट का ब्रुश कितनी ड्रॉप करता है, क्योंकि ब्रुश का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या करेगा? ज्यादा ही करेगा ना वो। इतनी बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? धारा सभी में क्या है? धारा सभी में क्या है? समान है। इसको क्या लिख सकते हैं? VT। इसको क्या लिख सकते हैं? VT। तो E माइनस VT को मैंने ऐसे कैसे छोड़ दिया? इनमें धारा ये भी बराबर है और ये भी क्या है? बराबर है। तो दोनों में से कॉमन ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं? मैं दोनों को एक मान लेता हूं। या तो ISE को मैं IA बोल दूं, या IA को क्या बोल दूं? ISE बोल दूं। मैं क्या बोलता हूं? IA, और इसको भी क्या बोल देता हूं? IA। तो दोनों में समान धारा होने के बाद कॉमन आ जाएगी। तो कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास में? IA ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? RA प्लस में RSE। सीरीज में जुड़ गए ना दोनों रेजिस्टेंस? जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? ठीक है। उसके बाद में आपके पास में इस पूरे को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो ये जो माइनस के उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। ये भी तो माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहां पर EMF और VT में जो संबंध आएगा, VT प्लस में IA, RA प्लस में RSE प्लस में BCD, ब्रुश कॉन्टैक्ट ड्रॉप। समझ आ गई? देखो ये ड्रॉप हो गया ना पूरा एक, ये पूरा ड्रॉप ही तो है अपने पास में। चाहे 2 और 2 जोड़ दूं मैं, या फिर रेजिस्टेंस जोड़ के उनमें सेम धारा प्रवाहित करा दूं, बात तो एक ही है ना। देखो कैसे, हर चीज तुम्हारे को बतानी पड़ेगी। 2 ओम और ये कितना ओम है? 2 ओम। धारा कितनी जा रही है? मान लो 2 एम्पियर। कितनी जा रही है? 2 एम्पियर। इसने कितनी ड्रॉप करी वोल्टेज? 2 दूनी 4 वोल्ट। इसने कितनी करी? 4 वोल्ट। अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता था रेजिस्टेंस 2 और 2 कितना हो गया? 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 वोल्ट। बात तो एक ही थी। चाहे दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ दूं, चाहे दोनों को रेजिस्टेंस को जोड़ के सेम धारा प्रवाहित करा दूं, बात तो एक ही होती है ना। तो वही चीज यहां पे भी तो कर सकते हैं अपने। चाहे तो दोनों को अलग अलग निकाल लो, या दोनों को इकट्ठा करके एक साथ निकाल दो। अब नोट करो ये सारी चीजें सीरीज जनरेटर के लिए, ठीक है। बाकी सीरीज जनरेटर को कल पढ़ेंगे अपने।
आधा सीरीज जनरेटर हो गया, कल आते ही 10 मिनट में सीरीज जनरेटर खत्म हो जाएगा। जनरेटरों में कुछ भी नहीं है, समझने वाली चीज तो आर्मेचर रिएक्शन है। थैंक यू।